नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जी इस पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उस पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कृष्ण देव राय वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना कृष्ण देव राय जो है वो किस वंश से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, तुलुक वंश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो यहाँ पे बताना किस वर्ष में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, कहाँ पे, तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। 1867 में की गई थी, किसके द्वारा, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसकी प्रेरणा से, तो जो है आत्माराम पांडुरंग की प्रेरणा से की गई थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस देश में सिंगली एक प्रमुख भाषा है, ये किस देश की। तो यहाँ पे इंडोनेशिया दिया है, म्यांमार दिया है, श्रीलंका दिया है, मलेशिया दिया है। तो ये जो है किसकी है, तो श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट की बात करें तो करंट में इंडोनेशिया चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब आया है इंडोनेशिया तो बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया इसलिए चर्चा में क्योंकि इंडोनेशिया में डोकोनो और इवो ये ज्वालामुखी जो है इसमें विस्फोट हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं इंडोनेशिया की ही बात करें तो इंडोनेशिया में जो है जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांटो। ठीक है, प्राबोवो सुबियांटो जो है इन्होंने जो है अपने भारत आए थे क्षेत्र में जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, और इंडोनेशिया ही जो है ब्रिक्स में शामिल होने वाले 10वां देश हो चुका है। और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा जो है महाद्वीप द्वीप वाले देश भी है और इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद अगर बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। अब आपको इंडोनेशिया के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, मुख्य अतिथि थे इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जरूर जाएगा यहाँ से। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे बताना संतरों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। यहाँ पे चेन्नई दिया है, अमृतसर दिया है और नागपुर दिया है, वाराणसी दिया है। तो यहाँ पे जो है संतरों के शहर के रूप में जाना जाता है वो नागपुर को जाना जाता है, मतलब नागपुर जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का शहर है। उसके अलावा बात करते हैं तो गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है, तो अमृतसर को कहा जाता है। ठीक है, वाराणसी में जो है बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। ठीक है, और चेन्नई में अगर करंट की बात करते हैं तो चेन्नई एयरपोर्ट में जो है क्या किया गया है, तो चेन्नई एयरपोर्ट पर जो है उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में अगर आप मेरे करंट की डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है। तो यहाँ पे बताना जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो किस देश की परियोजना है। यहाँ पे दिया है नॉर्वे दिया है, रूस दिया है, चीन दिया है, स्वीडन दिया है। तो ये जो है रूस की, ऑप्शन नंबर वी वाला से किसका है, तो रूस का है। ठीक है, परियोजना रूस की है। 1891 में स्टार्ट होती है और 1916 तक ये परियोजना मतलब बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो में स्थित है, महाराष्ट्र में, एमपी में। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार वर्ष में प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे बताना है व्यास सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया था पहली बार। तो यहाँ पे 1991 दिया है, 1999 दिया है, 1989 दिया है, 1990 दिया है। तो ये जो है प्रदान किया गया था वो 1991 में प्रदान किया गया था। सबसे पहले किसको, तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। ठीक है, रामविलास शर्मा जी को दिया गया था।
और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी याद रखिए, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि 2023 में किसको पुरस्कार दिया गया था, तो जो है पुष्पा भारती जी को दिया गया था। ठीक है, पुष्पा भारती जी को। इनकी जो कृति थी यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था। और उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, और 34वां जो व्यास सम्मान 2024 में जो दिया गया है, 2024 में, वो किसको, तो सूरबाला जी को दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था, मतलब ये सम्राट अशोक के पिता कौन थे, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन से वंश से थे, तो मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। ठीक है, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो थे वो अशोक थे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सुएज नहर भूमध्य सागर को से जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जो किससे जोड़ती है, सुएज नहर तो लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। तो मतलब कुल मिला के चाय और कॉफी के लिए कौन सी उपयुक्त कृषि है, कौन सी मिट्टी है, तो लेटेराइट मिट्टी प्रयोग की जाती है। किसके लिए, चाय और कॉफी के लिए। चाय और कॉफी उगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो लेटेराइट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और आपको कमेंट करके बताने कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है कपास उगाने के लिए। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें जो भाग 22 बताए गए हैं। ठीक है, भाग 22 बताए गए, उसमें से जो भाग 4A है, ठीक है, वो किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला, ए वाला सही हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित, मतलब मौलिक कर्तव्य से। अब इसका जो है भाग 4A में उल्लेख मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद 51 का संबंधित है। उसके अलावा बात करते हैं इसको कौन से समिति द्वारा जोड़ा गया, तो स्वर्ण संघ समिति के द्वारा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। उसके अलावा यहाँ पे 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 के द्वारा, उसके द्वारा इसको शामिल किया गया। और फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, तो 11 है। ठीक है, वर्तमान में 11 है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भाग 4 का जो संबंधित मौलिक कर्तव्यों से, भाग जो अनुच्छेद है 51 का संबंधित है। भाग 3 जो संबंधित है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और ये अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। अगर बात करते हैं वहीं कि जो भाग 4 है और जो राज्य के नीति तत्वों में, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 में। और अगर बात करते हैं भाग 2 और नागरिकता से सिटीजनशिप से संबंधित है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 5 से 11 के बीच मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। 5 से 11 के बीच मिलता है सिटीजनशिप का। और भाग 1 अगर बात करते हैं तो भाग 1 जो है किससे संबंधित, भाग 1 जो है वह संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और संघ राज्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 के इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मोटा मोटा भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अनुसूचियाँ जो हैं 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद जो हैं वो कितने संबंधित हैं, तो अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद
95 है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको सबसे ज़्यादा जो भाग जो पूछे जाते हैं ये याद रखिएगा। और भाग 4 के बाद अगर बात करते हैं, भाग जो 5 संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो संघ से संबंधित मतलब केंद्र से संबंधित है। और भाग 6 जो है वो किससे संबंधित है, तो राज्य से संबंधित है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया। तो ये जो प्रसिद्ध किया है पंडित ब्रजभूषण का बड़ा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कितने, तो 8 हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे गोदावरी दिया है, नर्मदा दिया है, लूनी दिया है और ताप्ती दिया है। तो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा गोदावरी। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति जो है वो किसके पास है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय दिया है, उच्च न्यायालय दिया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दिया है, निचले अधीनस्थ न्यायालय दिया है। तो यहाँ पे किसके पास है, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास दोनों के पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रिट जारी करने का। अगर बात करते हैं सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसके पास कौन से अनुच्छेद में ये अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 226 में अधिकार दिया गया। वहीं अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। और अगर हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 226 में मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 124 में मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं हाई कोर्ट की तो अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली क्लासें देखी होंगी तो मैंने इस पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, ये सब के बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया। जितना भी पॉलिटी का सिलेबस था वो मैंने कराया है। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच समानता के बीच होता है। तो मतलब पीएच मान पूछा है किसके, तो जो है अच्छा व्यक्ति मतलब स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके लार का पीएच मान जो है कितने के बीच होता है, तो ये जो होता है 6.2 से लेकर 7.6 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। अगर बात करते हैं जल का, तो जल का होता है 7 होता है। और बात करते हैं जो 7 से नीचे होता है वो होता है अम्लीय होता है। 7 से ऊपर जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, बंगाल में ने अखिल बंगाल समन्वय वज्जिया परिषद का गठन किया था। तो ये बताना है किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। जे.एम. सेन गुप्ता जी ने किया था। ठीक है, जे.एम. सेन गुप्ता जी ने किया था। अगर पूछ रहा है समन्वय वज्जिया आंदोलन किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये जो थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, एक किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये जो थी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगर इसका कार्यकाल पूछ लिया जाए तो कार्यकाल था 1956 से 1961 के बीच था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1951 से स्टार्ट हुई थी। तो ठीक है, 1951 से स्टार्ट हुई थी।
और बात करते हैं जब 12वीं पंचवर्षीय योजना हो चल रही थी उस समय जो है नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 2015 में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। मतलब कि यहाँ पे बताना है किसी राज्य की सीमा अगर आपको परिवर्तन करना है, मतलब ये किसके पास शक्ति है। कुल मिला के लैंग्वेज चेंज की है, वही पूछा है। किसी का नाम बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो या कम करना हो, ये अधिकार जो है किसके पास होता है। केवल जो होता है वो संसद के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं संसद की, तो संसद जो है उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है 79 में संसद का उल्लेख, और ये सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाता है और ये बदल दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे संसद की बात है तो सदन कितने होते हैं, तो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा का उल्लेख 80 में मिलता है, सॉरी लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है और राज्यसभा का 80 में मिलता है। लोग अगर संसद के अंगों की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट भी शामिल हो जाता है। ठीक है, अगर अंग बात करते हैं तो अंग 3 होते हैं संसद के और सदन 2 ही होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, दक्कन ट्राफ में पाई जाने वाली काली मिट्टी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ये कपास के लिए काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कपास के लिए। और लेटराइट मिट्टी जो होती है वो चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। तो अभी जो है किसका, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, थिम्पू जो राजधानी है वो किस देश की है। म्यांमार दिया है, नेपाल दिया है, भूटान दिया है और बांग्लादेश दिया है। तो ये जो है किसकी है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, म्यांमार की बात करते हैं राजधानी की, तो म्यांमार की नाए इडा है। ठीक है, नाए पिडा। फिर अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अभी भी चर्चा में है। ठीक है, और बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश देश की राजधानी जो है ढाका है और इसकी जो है काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। नेपाल की काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है और यहाँ पे जो है ये देश जो है चर्चा में। आप करंट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डेली जो है न्यूज़पेपर्स की एनालिसिस कराता हूँ चैनल पे, तो आपको शाम में वीडियो मिलती है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो राष्ट्रपति जब अभिभाषण देता है वो कौन सा अनुच्छेद संबंधित कि संसद में वो अभिभाषण कर सकता है। ये अनुच्छेद जो है वो कौन सा संबंधित, अनुच्छेद 87 संबंधित है। अनुच्छेद 87 में बताया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 85 में, तो अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है कि जो सदन होते हैं उनके विघटन वगैरह की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 79 में किसकी बात की थी, संसद की बात की गई है। किसकी, तो संसद की बात की गई है। और अनुच्छेद जो है बात करते हैं 81 में, तो लोकसभा की बात की गई है। ठीक है, और इसमें तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। और अगर बात करते हैं 80 में, अनुच्छेद 80 में जो है किसकी, तो राज्यसभा की बात की गई है। इतनी चीज़ आपको इनके बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष में से कार्य आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे 1984 दिया है, 1983, 1980, 1981। तो ये जो है 1983 में किया गया था। 1983 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। धन्यवाद।